हमारे साथ स्टूडियो में पारदर्शी विकास के संपादक श्री सुशील कुमार जी मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम उनसे वर्तमान समय में देश के समक्ष सामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर जी, आपका स्वागत है। सर जी, वर्तमान समय में देश में सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभियान चल रहा है। इसको लेकर तरह तरह के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपका इस पर क्या विचार है? पाकिस्तान ने निसंदेह एक कायराना हरकत की है। विशेष तौर से अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से 28 हिंदुओं की नस्ल हत्या की है, यह एक शर्मसार करने वाली घटना है। इसका कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जरूरी था, और मोदी जी ने इसका जवाब दिया भी है। उनके 9 अड्डे तबाह किए, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि लोगों के बहकावे में, कुछ देशों के बहकावे में आकर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। बहकावे में आना या ना आना, यह उसका व्यक्तिगत मामला है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि उनके देश में ही 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा आतंकवाद को जन्म देता है, और दूसरा विचारधारा राष्ट्र की बात भी करता है। लेकिन मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का वो घूम फिर के भारत ही बनता है। न जाने क्यों ये जिस प्रकार से भारत का विचार है, सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत की मूल भावना है। लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत दूर है। अगर हम बात करें वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की, तो मोदी जी इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस राह की ओर बढ़ता नहीं दिखाई देता, जो कि एक विचारणीय प्रश्न। सर, एक चीज बताइए कि अभी जो है शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्रंप की मध्यस्थता में सीज फायर कराया, और सीज फायर कराने के 4 घंटे के बाद सेना ने फिर जो है उल्लंघन कर दिया, वो करने लगे। तो क्या आप मानते हैं कि राजनीतिज्ञों में और सेना में कोई तालमेल नहीं है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने अभी भी आपसे बोला कि वहां 2 विचारधाराएं काम कर। एक विचारधारा के तहत वो ट्रंप के पास जाते हैं और वहां उनसे अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। ठीक है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी उनकी बात का सम्मान किया और उन्होंने सीज फायर का प्रस्ताव को स्वीकार किया। हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी युद्ध नहीं चाहते। यदि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आता है, पाकिस्तान विकास की राह पे चलना चाहता है, तो ये उकसाना, ये जबरदस्ती युद्ध थोपने की बात करना, ये मेरे ख्याल से ये गलत है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये युद्ध 1971 का युद्ध नहीं है, ये युद्ध 1965 का युद्ध नहीं है, ये एक डिफरेंट युद्ध है। ये आर्थिक युद्ध है। आर्थिक युद्ध की अगर हम बात करें तो आज बहुत सारे लोग मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज चलाया जा रहा है जिसमें इंदिरा गांधी की फोटो लगा करके, और ये मैसेज फ्लोट किया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी ये किया है, इंदिरा गांधी जी का फोटो लगा करके, और 71 की जो बांग्लादेश विभाजन की जो है
बात कही जा रही है उनको वो, तो क्या इसको मानते हैं कि मोदी जी को भी उकसाया जा रहा है? ये मैंने आपसे बोला, मैं बोल रहा हूं कि ये एक अर्थ युग है और ये सारा का सारा युद्ध का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो अर्थ ही है। भारत आज बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। आज भारत आर्थिक दृष्टि से तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला है। बहुत सारे देश नहीं चाहते कि भारत तीसरे पायदान पर पहुंचे। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, आप इस पे मंथन करिएगा। आप एक बात बताइए, अभी अमेरिका ने एक टैक्स लगाया, हमारे माध्यम से जो भी व्यापार होगा, हाँ टैरिफ जो लगाया, उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हम 20 से 35% का टैक्स लेंगे। भारत पे भी लगाया था। फिर भारत से उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी ये शर्त हटा दी, लेकिन चाइना पर यह शर्त लागू रही। अब आप देखिए कि चाइना पर जब यह शर्त लागू हुई, उसके पश्चात से ही पाकिस्तान के व्यूज चेंज हो गए। कश्मीर में आर्थिक दृष्टि से लोग समृद्ध होने लगे थे, पर्यटन, आतंकवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा था, पर्यटन बढ़ने लगा था, लोगों के रोजी रोजगार तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगे थे। अचानक ही टैरिफ वाला मुद्दा उठा और टैरिफ वाले मुद्दा उठने के पश्चात में एकदम से कुछ आतंकी आते हैं और वो आतंकी धर्म के आधार पर पूछ कर, धर्म के आधार पर 28 हिंदुओं का कत्ल कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य साफ है। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग अपने आप में आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। वो नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति, वो महिला, वो पुरुष कश्मीर का सुदृढ़ हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। वो नहीं चाहते हैं। उनकी मानसिकता क्या है कि हमें कश्मीर के लोगों को असहाय बना के रखना है। कश्मीर के लोग यदि असहाय बन के रहेंगे तभी उनके हाथ में 500 रुपए दे के पत्थर पकड़ा पाएंगे, तभी इस देश की इकोनॉमी को हम कमजोर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा राजनीतिक खेल भी दिखाई दे रहा है। इसलिए यह तुलना करना कि 1971 में इंदिरा गांधी ने तो घुस के मारा था और बांग्लादेश बंटवा दिया था, मोदी जी को भी ऐसा ही करना चाहिए। मोदी जी अपने कार्य में लगे हुए हैं, हमें इतनी जल्दी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जल्दी यदि हम विश्लेषण करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने को ही कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? कैसे? आप ये देखिए, इकोनॉमी स्तर पर जब अमेरिका ने चाइना पर यह प्रतिबंध लगाया, टैरिफ लगाया, यानी 35% टैक्स उनको देना पड़ेगा, तो जो वहां इंडस्ट्रियां आ रही हैं उन इंडस्ट्रियों का कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब उनकी इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्ट, उनका माल उस रेट पर नहीं बिक पाएगा। वहां से इंडस्ट्रियां वापस आ रही हैं। अब वो कहां जा रही हैं? अब उन्होंने, बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने अपना सही और अच्छा प्लेस यदि चुना है तो वो भारत को चुना। तो भारत जो तीसरे पायदान पे जाने की स्थिति पे है, भारत एक मजबूत राष्ट्र बनना की प्रखर पर पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग इस पे लगे हुए। आप देखो, जब खुल के बात हो रही है कि आतंकवाद पे पाकिस्तान ने 28 लोगों की हत्या कराई है, अब बहुत निम्न शर्मसार करने वाली, निम्न स्तर की घटना पाकिस्तान ने की है, उसके बावजूद भी दबे स्वर में तो चाइना ने इसका विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? इसका मतलब प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि कंधा पाकिस्तान का और बंदूक चाइना की, टर्की की। आखिर 300 से 400 ड्रोन जो गिराए हैं भारत ने, नष्ट किए हैं, उनके आक्रमण को धाराशायी किया है, तो वो ड्रोन किसके थे? वो ड्रोन टर्की के थे। इसका मतलब है टर्की
जैसे कोरोना काल में भारत ने सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। टर्की, जहां पर हमारे देश के फिल्मी स्टारों ने जाकर के उनकी मदद की थी, फिल्मी स्टार उनकी मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में वो देश आज टर्की उस आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है कि नहीं, तुम्हें जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, तात्पर्य होता है कि बेसिकली आर्थिक रूप से भारत को कमजोर करना है। यदि भारत युद्ध में डटा रहेगा तो इन जो इंडस्ट्रियां भारत में आने वाली हैं वो भारत में नहीं आएंगी और भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ न हो पाए, इसके लिए प्रयासरत है। जी सर जी, आपने बोला, ये सही कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान के लिए मिल बैठ के विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। इससे आम लोगों के जीवन और कठिन दुरूह हो जाता है युद्ध से। तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम आप क्या मानते हैं, और ये मतलब अंजाम, इसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या जो आजकल सेना को लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह है, ये कहा जा रहा है, या ये पोस्ट इंदिरा गांधी का किया जा रहा है बांग्लादेश को लेकर के, तो क्या पीओके को आजाद करने का ये लक्ष्य होना चाहिए या क्या? इस संदर्भ में आपका क्या? देखिए, हमारी भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है, वो कहीं से कमजोर नहीं है। हम इस पर नाज कर सकते हैं कि हमारी सेनाएं कभी भी युद्ध में पीछे नहीं, दुश्मन के हर वार का जवाब देने में पूरी तरह से भारतीय सेना सक्षम है। अगर ये भ्रम कोई पाल लेता है कि हम इस प्रकार से इनका मनोबल तोड़ सकते हैं, भारत का मनोबल गिरा सकते हैं, तो ये उनका भ्रम है। लेकिन युद्ध, फिर वही बात आती है, युद्ध समस्या का हल नहीं है। आज भारत ने यदि 400 उनके प्रहार को, उनके 300 से 400 जो उन्होंने प्रहार किए द्रोण के माध्यम से, जिसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया गया, आसमान में ही वो धाराशाही कर दी गई, यदि वो इस देश के उन क्षेत्रों में गिरती तो कैसे जनहानि नहीं होती, क्या उससे आर्थिक नुकसान नहीं होता? तो ये बात कहने वाले कि ऐसी भी स्थिति में युद्ध को कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए, इसका मतलब इनकी मनोदशा कहीं ना कहीं राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, राष्ट्र के विरुद्ध में है। वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के युद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया जाए। और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो युद्ध में ढकेलने पर प्रेरित कर रहे हैं या युद्ध में ढकेलने के लिए प्रयासरत हैं, या इंदिरा जी का फोटो लगा करके ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी उसमें सक्षम नहीं है, इंदिरा जी ही सक्षम थी। यदि इंदिरा जी सक्षम थी तो इंदिरा जी ने पाया क्या? 90,000 सैनिकों को उस समय हमारी सेना ने गिरफ्तार किया था, 90,000 सेना को। लेकिन इन्होंने क्या किया? इंदिरा जी ने क्या दिया? इंदिरा जी ने जमीन जो है कब्जा, जो जमीन कब्जा की थी वो भी छोड़ दी, 90,000 लोगों को भी छोड़ दिया, पीओके भी छोड़ दिया, कश्मीर समस्या का समाधान भी नहीं किया, जबकि इनके पास पूरा मौका था। वो नहीं बता रहे हैं। जो बांग्लादेश बनाया, वो बांग्लादेश भी आज भारत का ही दुश्मन बन रहा है। वो भी आंखें तरेर रहा, वो भी अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को मार रहा है, वहां भी मंदिर गिराए जा रहे हैं। क्या किया फिर इंदिरा जी ने? ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं एक प्रश्न है ये, मैं भी एक नागरिक हूं और एज एक नागरिक मैं प्रश्न पूछ सकता हूं कि 1971 में जब सेना ने, भारतीय सेना ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, ऐसी स्थिति में इंदिरा जी टेबल पे सारी बातें क्यों हार गई? क्या इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास है? और यदि है तो दे। नहीं है, सिर्फ ये उकसाने वाली बात है। तब की परिस्थितियां और वर्तमान की परिस्थितियों में, दोनों में अंतर है। आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज की परिस्थितियों के अनुसार हम एकदम से डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पाबंदियां हैं, उनका भी हमें पालन करना है।
हम कोई भी कार्य इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध जाता है। सर जी, ये ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो सीज फायर हुआ था, उसको लेकर तरह तरह की लोगों की, आम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कर कुछ लोगों का है कि इसको अभी नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या आप सही मानते हैं? देखिए, सीज फायर अगर राष्ट्र हित की बात आती है तो राष्ट्र हित में किया गया कोई भी फैसला सही है। राष्ट्र हित में किया गया कोई फैसला सही है, और मैं चाहूंगा कि जो जिसका काम है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये काम सेना का है, सेना के ऊपर छोड़ना चाहिए। सेना अपने हिसाब से जो बेटर समझेगी वो करेगी। ये काम राष्ट्राध्यक्ष का है, राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर छोड़ देना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष अपने अनुसार जो उसको सही निर्णय लगेगा उसके अनुसार वो कार्य करेगा। हम कोई भी ऐसा कमेंट, कोई भी ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ जाए, या हमें उकसाने वाला हो, या किसी अप्रिय कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। ऐसे सभी संदेशों से, ऐसे सभी मैसेज से, ऐसे सभी व्हाट्सएप से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्राध्यक्ष पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ये सीज फायर जो हुआ, ये उपयुक्त था, उचित था? सीज फायर ये भारत ने नहीं किया। ये सीज फायर पाकिस्तान के, मैंने भी पूर्व में भी बताया आपको कि पाकिस्तान से जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप जी के पास में ये पाकिस्तान पहुंचा, और वहां पर उसने अनुनय विनय किया कि मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, जिसके आधार पर भारत ने सीज फायर की सहमति दी है। भारत ने सीज फायर नहीं किया है, भारत ने सीज फायर की सहमति दी है। लेकिन उसी पाकिस्तान ने अपने किए हुए कमेंट्स को, जो कह के आया था, उस कमेंट्स पर मुकर गया और उसने सीज फायर उल्लंघन कर दिया है। अब हमारी भारतीय सेना के हाथ पूरी तरह से पुनः खुल गए, और जो उसको उपयुक्त लगेगा वो सेना कार्य करेगी। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ है कि ट्रंप ने भी दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता किया, तो क्या ये कश्मीर मुद्दा पर फोकस हुआ? अभी उनका बयान भी आया है, कश्मीर को लेकर के उन्होंने दिया है, तो क्या आप मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान की ये कश्मीर मुद्दे को विवादास्पद विश्व में बनाने की पाकिस्तान की साजिश सफल हो रही है क्या? कोई साजिश सफल नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले बताया, ये सारा का सारा खेल इकोनॉमी का है। जी जी। भारत एक बहुत तेजी से, हम शक्तिशाली आर्थिक संपन्न देश बनते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि यदि ये स्थिति रही तो भारत एक बहुत जल्दी शक्तिशाली समृद्ध देश बन जाएगा। इसको रोकने के लिए ये बहुत से देशों का, जिसमें हम चाइना का नाम भी ले सकते हैं, टर्की का नाम भी ले सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं जो पीछे से होंगे जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतम देश भारत के साथ है। जो नहीं है, जो आतंकवाद के समर्थक हैं, उनका पहलू भी खुल के सामने आ जाए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये देश समृद्ध हो, इसलिए कोई न कोई मुद्दा को जिंदा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कश्मीरी समृद्ध हो, कश्मीरी अपने स्टैंड करें, कश्मीरी अपने पैरों पर खड़े हों, कश्मीरों की आर्थिक स्थिति संपन्न हो, वो नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ इसी प्रक्रिया के तहत लोग कश्मीर में इस प्रकार के एजेंडा चला। अंत में सर, ये ऑपरेशन सिंदूर का अंतिम लक्ष्य क्या आपके समझ से होना चाहिए? इसका अंजाम क्या होना चाहिए? क्या इस पे अपना विचार? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो भारत में की गई शर्मनाक घटना करने वालों को सजा देना था। जी जी। भारत ने उसके तहत उनको सजा दी है, और उसके तहत जो भी आतंकवादी संगठन,
या जो उनके अड्डे हैं उनको भारत नष्ट कर रहा है, और उन अड्डों को भारत नष्ट करेगा जो हमारे देश में, जो कश्मीर में जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, उनको नष्ट करना ही ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य है और उसको वो पूरा करेंगे। तो मतलब अपने ये ऑपरेशन सिंदूर अपने लक्ष्यों में, उद्देश्यों में सफल रहा है। सफल रहा जी। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए इस संदर्भ में? नहीं, अब इस क्या पीओके से को अलग करने का या अन्य उत्साह देखिए, में अब लोग ये इस विषय में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये निर्णय लेने का अधिकार है भारतीय सेना को और राष्ट्राध्यक्ष। जो वो करेंगे वो राष्ट्र के लिए बेहतर करेंगे। हमें अपनी सेना पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि आगे के जो कदम उठाएंगे वो बेहतर कदम होंगे और वही हर राष्ट्र के लिए हित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बताया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। युद्ध से आम लोगों की रोज़मर्रा की मुश्किलें और बढ़ती ही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि वर्तमान समय में आर्थिक समस्या ही बहुत बड़ी समस्या है। और भारत ने भी वैसे भी सिंधु नदी को लेकर के पानी रोकने का वो किया है। इस तरह के तमाम वो हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग पनप रहा था, उसको धराशायी किया गया। और तो ये मान के चलिए कि आपके कथन के अनुसार ये वर्तमान समय में वर्तमान जो माहौल है, आर्थिक रूप से जो है किसी को आगे बढ़ने या आर्थिक रूप से वो करने का है, युद्ध का वो युद्ध इसके आवरण में लड़ा जा रहा है। आर्थिक रूप से जो है या तो सशक्त या आर्थिक रूप से लुंज पुंज करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमें सजग सतर्क रहना चाहिए और आप ज़्यादा जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और उत्साह में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। और वो जो नेताओं द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बांग्लादेश को रेखांकित करके और इंदिरा गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, मोदी जी को उकसाने का कार्य किया जा रहा है, वो उचित किसी तरह से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।